नमस्कार दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद से ही उनकी लिबरल पार्टी नए प्रधानमंत्री के चयन में जुटी हुई थी और अब जाकर के फाइनली कनाडा को अपना एक नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। जी हाँ, इस पद के लिए अच्छा दावेदार मिल चुका है। सो गाइस, इनका नाम है मार्क कार्नी। जी हाँ, अब से कनाडा के प्रधानमंत्री होंगे मार्क कार्नी। और जैसे ही ये कनाडा के प्रधानमंत्री बने, इन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने शब्दों के ऐसे बाण छोड़े तमाम बाण, जी हाँ, जाकर के लगे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इस आंदोलन को। जी हाँ, इस आंदोलन के फाउंडर कौन है, जन्मदाता कौन है, आपको मालूम होगा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले आते ही ट्रंप 2.0 के कार्यकाल के पहले ही दिन जो बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया था। जी हाँ, ट्रंप वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस आंदोलन को सशक्त करने को लेकर के इन्होंने ऐसे ट्रंप कार्ड चले हैं, जिसके बाद से पूरे वैश्विक स्तर की तपिश और भी अधिक बढ़ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से इन्होंने अपने देश में अवैध प्रवासियों को, जी हाँ, उनके देश वापस भेजा। हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के चक्कर में इन्होंने EB-5 वीज़ा की जगह पर, जी हाँ, वहाँ पर लॉन्च कर दिया गोल्ड कार्ड, मतलब कि 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आप अमेरिका में कर दो, आपको मिल जाएगी अमेरिका की नागरिकता। मतलब कि अमीरों का वेलकम, गरीबों को टाटा बाय बाय, ट्रंप ने बोल दिया। और दोस्तों, टैरिफ के माध्यम से ये क्या क्या गुल खिला रहे हैं वो आपको अच्छे से पता होगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, कॉर्नी वैसे पेशे से एक अर्थशास्त्री और बैंकर हैं। उन्होंने पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करी है और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाकर के मास्टर और डॉक्टरेट किया। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं और वो काफ़ी जहीन शख्सियत माने जाते हैं, काफ़ी मतलब सलीके वाले इंसान माने जाते हैं। उनको अर्थशास्त्र की भी नॉलेज काफ़ी अच्छी है और इसलिए कनाडा की सत्ता में हुए इस बदलाव को सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन मानना बहुत बड़ी हम सबकी मिलकर के गलती होगी। जी हाँ, ऐसा करके हम कॉर्नी के व्यापक प्रभावों को नज़रअंदाज करने का काम करेंगे। सो गाइस, आप कह सकते हो फिलहाल कि जो पहले थे यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उनके साथ में हमारे जो संबंध थे काफ़ी खट्टे थे। किस बात को लेकर के? हरदीप सिंह निज्जर को लेकर के। ठीक है, उस बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के एंड में। बस आपको उसको लेकर के मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो को प्रोवाइड किया था कि आखिरकार हमारे ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं ट्रूडो के द्वारा और किस तरह से 5 आइज जस्टिन ट्रूडो के सपोर्ट में हैं। ठीक है, डिटेल में बात करूंगा या फिर मैं उस वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। सो गाइस, मार्क कार्नी का आना न केवल एक नए नेतृत्व का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसे युग का भी संकेत हमको दे रहा है जहां पर वैश्विक संबंधों की परिभाषाएं फिर से गढ़ी जाएंगी। और भारत और कनाडा के बीच में जो अविश्वास है और जो कटुता पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के समय में उपजी थी, वो केवल दोस्तों शब्दों की तलखी नहीं थी, बल्कि नीति के स्तर पर गहरे असंतुलन की एक हाई डेसिबल लेकर के एक बहुत बड़ी प्रतिध्वनि थी। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में तनाव काफ़ी चरम पर पहुंचा हुआ है इस समय। अब नए प्रधानमंत्री के आने से शायद या हमारे रिश्तों में थोड़ी सी मिठास आ सकती है। सो गाइस, हमारे रिश्ते कैसे ख़राब हुए थे उसको लेकर के मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया था। आई थिंक सो वीडियो आपको याद होगा, राइट दोस्तों। इसका मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दूं मोटा मोटा कि इसकी शुरुआत हुई थी जून 2023 से। जी हाँ, जब कनाडा में एक अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, कनाडा के अंदर ये व्यक्ति रहता था। और सितंबर 2023 में कनाडा के PM थे उस टाइम पर जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था और इससे क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत चरम पर पहुंच गया। लगातार डेली, जी हाँ, ट्रूडो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस मुद्दे को अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर कर रहे थे और फाइनली हमारी छवि को वैश्विक स्तर पर, जी हाँ, उस छवि पर बट्टा लगा रहे थे। सो गाइस, कौन है हरदीप सिंह निज्जर? तो आपको ध्यान रखना है कि हरदीप सिंह निज्जर भारत के पंजाब के रहने वाला एक व्यक्ति था, राइट, जो 1990 के दशक में कनाडा चला गया था पंजाब छोड़ करके। और वहाँ पर दोस्तों शुरुआत में उसने छोटी मोटी जॉब करी। बाद में दोस्तों एक सिख गुरुद्वारे के प्रमुख के तौर पर, जी हाँ, काम कर रहा था और निज्जर अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था। वहीं से बैठे बैठे कनाडा के एक सिख गुरुद्वारे से बैठ करके अपने वीडियो बना करके यहाँ पर इंडिया के जितने भी दोस्तों सिख लोग हैं उनको प्रोवाइड करता था। और यहाँ पे हमारे भारत के सिखों से, जी हाँ, वो अलग से एक राष्ट्र के लिए लोगों को भड़का रहा था।
और भारत सरकार ने 2020 में निज्जर पर भारत में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था हमने, और उसे आतंकवादी हमने घोषित कर दिया था। तो फाइनली जैसे ही इसकी डेथ हुई, दिया उसके बाद तुरंत ट्रूडो ने दिया उनकी सक्की सुई घूमी किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। और इसने फाइनली क्या करा, जो G7 है, जो 5 आइज़ है, इसका रुख लिया था इसने, ट्रूडो ने। मतलब कि कनाडा ने G7 और 5 आइज़ के सामने मामले को उठाने की बात कही थी। 5 आइज़ में कौन कौन से देश है, कनाडा है, इसके अलावा 4 देश कौन से हैं आपके, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, राइट। जबकि G7 में आपका कनाडा के साथ साथ क्या है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और आपका जापान है, यूके है और आपका अमेरिका है। सोचिए यहाँ तक ये बात इसने उजागर करी थी, और सोचिए हमारी छवि कितनी ख़राब करी इसने। और एक्सपर्ट का कहना ये है कि इनमें से फ़िलहाल कनाडा को छोड़ सभी देशों से या भारत के अच्छे संबंध हैं। कोई भी देश भारत को नाराज़ नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर हमने डेप्थ में उस समय इस न्यूज़ को पढ़ा होगा तो हमने यही पाया था कि तमाम G7 और 5 आइज़ देश हमारे अपोजिट, मतलब हमारे अगेंस्ट खड़े हो चुके थे उस समय। ये हमारा हाल इस एक ट्रूडो व्यक्ति ने कर दिया था, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कर दिया था। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, कनाडा के, अब इनके संबंध जी हाँ ट्रंप के साथ कैसे हैं। और जब ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड चला, सोचा कि मैं अपनी इकॉनमी को बूस्ट करूंगा, तो सच कहूँ दोस्तों इनका ये दाव ना उल्टा पड़ चुका है। तमाम न्यूज़ आर्टिकल ध्यान से देखिएगा, ये आज की न्यूज़ कटिंग है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि जो यूएस की इकॉनमी है, जो अमेरिका की इकॉनमी है, वो और अधिक डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों डाउन तो होगी। अगर आप टैरिफ किसी देश से देश पे लगाओगे तो दूसरे देश का जो भी मैन्युफैक्चरर है, अगर आपके देश में सामान बेचेगा तो उसको एमआरपी हाई करके बेचेगा, और उसका वहन कौन लेगा? आपके देश की जनता लेगी। इन शॉर्ट, अमेरिका में दोस्तों महंगाई बढ़ने वाली है। अमेरिका में रिसेशन जैसे हालात भी अब बन चुके हैं। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि पैर में कुल्हाड़ी दे मारना, और एक दोस्तों इसके अगर हम करें रेसिप्रोकल कि कुल्हाड़ी पर पैर दे मारना, तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले, जी हाँ, ट्रंप जब दोबारा राष्ट्रपति बने थे, दोबारा राष्ट्रपति बनने के 44 दिनों के बाद पहली बार अमेरिकी संसद, जिसको बोलते हैं हम लोग कांग्रेस, इसको ये संबोधित कर रहे थे। और इस दौरान ट्रंप ने ये कहा था कि भारत ऑटो प्रोडक्ट्स पर 100% से भी ज़्यादा टैरिफ हमसे वसूल करता है। उसके बाद ब्राज़ील, मैक्सिको और कनाडा समेत कई देश हमारे मुकाबले बहुत अधिक टैरिफ लगाते हैं। जी हाँ, चीन 2 गुना टैरिफ लगाता है, साउथ कोरिया 4 गुना, और ट्रंप ने ये कहा कि अब हमारी बारी है। जी हाँ, ये इनका कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस था। मैं मानता हूँ कि हम टैरिफ थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं। देखिए इसके पीछे की वजह ये भी है कि हम लोग तमाम जितने भी मैक्सिमम देश हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, 195 देश हैं, और मैक्सिमम कंट्री दोस्तों डॉलर में व्यापार करती है, और डॉलर में जो हम व्यापार करते हैं उसका एक मोटा बेनिफिट बैठे बिठाए बिना कुछ करे आपको मिल जाता है। जी हाँ, सोचिए एक बार। और इसलिए हम तमाम ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लॉन्च करने का विचार कर रहे थे। या जैसे ही हमारा सबमिट हुआ था लास्ट नवंबर मंथ में, उसके 7 दिन बाद ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया था कि अगर आप अपनी करेंसी लॉन्च करोगे तो मैं आपके सामानों पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। सोचिए, ये धमकी दी थी। उसके बाद अभी 7 दिन पहले इन्होंने हमारी खिल्ली उड़ाई है ब्रिक्स संगठन की। जी हाँ, जब से मैंने वो धमकी दी थी तब से ब्रिक्स देश दोस्तों, ब्रिक्स संगठन कहीं खो गया है, गुपचुप कहीं समा गया है। सोचिए, धराशायी हो गया है। ये तक इसने एलिगेशन लगाया हमारे पास। सो बस एक दिन पहले ही ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया है। जी हाँ, चीन पर पहले से 10% टैरिफ था, तो इन्होंने अब 10% और एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। तो फाइनली चीन के सामानों पर अब लग चुका है 20% टैरिफ। सो बस अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी स्पीच की शुरुआत ट्रंप ने कैसे करी थी? सिंपल ये करी थी, अमेरिका इज बैक से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस शब्द से। सोचिए, और हमको भी नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं कि हमें नुकसान नहीं होगा इनके एक्शन से। भारत पर $7 अरब का असर पड़ने वाला है। मतलब कि जो सिटी रिसर्च की रिपोर्ट मैंने एक रीड करी थी कुछ समय पहले, एक आर्टिकल आया था, ठीक है, वहाँ मैंने रीड किया था कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को सालाना $7 अरब का नुकसान हो सकता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर होंगे दोस्तों कौन से? केमिकल, मेटल, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, ठीक है, और जो फार्मा कंपनी है वो, और इसके अलावा जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उन सभी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है।
लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री की हिम्मत की जी हाँ दाद देनी पड़ेगी हम तमाम देशों को, सभी देशों को मिलकर के। जी हाँ, EU जैसे जो 28 देश हैं जिसमें इनकी भी अब तक हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अमेरिका से टक्कर ले सके। सोचिए, मैंने आपको कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि ठीक है ये इनका कदम काफ़ी सही है और ट्रंप ने कुछ डिमांड रखी थी अपनी कि आप हमारे ऊपर ठीक है डिपेंड मत रहो, अपनी GDP का कुछ % अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करो। केवल ध्यान रखेगा कि यूरोपीय संघ में जो 28 देश है ना, केवल फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो अपने डिफेंस को काफ़ी स्ट्रांग करके बैठा हुआ है। लेकिन आज भी इन सब के ऐसे हालात नहीं हैं कि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम तमाम यूरोपीय संघ के तमाम देशों को मिलकर के, ब्रिक्स संगठन के तमाम जो 10 देश हैं हम लोग, अब हम सबको मिलकर के कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, आपस में मिलकर हम लोग व्यापार करेंगे और ट्रम्प को जी हाँ अपनी दुनिया में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इनके जुमले के साथ में हम इनको साइड कुछ टाइम के लिए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों शीत युद्ध जैसे आसार अब स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है, इसकी ज्वाला बिल्कुल जी हाँ बहुत ही तगड़े से भभक रही है। अब ये कब शांत होगी ये बताएगा आने वाला समय। बट वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आखिरकार ट्रंप के द्वारा ये लिए गए तमाम जो एक्शन थे, आते ही 100 में से 78 फैसलों को पलट देना जो बाइडेन के, क्या ये कदम बिल्कुल सही था? जी अचानक से EB-5 वीज़ा जिसके तहत केवल 8.75 करोड़ रुपीज़ अगर किसी भी व्यक्ति के पास में है वो इतना अमाउंट लेके जाता है अमेरिका के पास में और वहाँ पर कोई भी कंपनी स्थापित कर देता है, जी हाँ, तो उसको वहाँ पर EB-5 वीज़ा मिल जाएगा, उसके बिहाफ पे उसको मिल जाएगा ग्रीन कार्ड और हौले हौले करते करते साल दर साल उसको मिल जाएगी वहाँ की परमानेंट नागरिकता जिसे बोलते हैं PR। अब इसकी जगह पे ये लोग आ चुके हैं लेकर के गोल्ड कार्ड, मतलब 40 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करो मेरे देश के अंदर, जी हाँ ट्रम्प जी आपको खुद देंगे गोल्ड कार्ड। सोचिए। सो गाइस मैं मानता हूँ कि ऐसा करने वाला केवल अमेरिका पहला देश नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी सारे देश ऐसा कर चुके हैं। उन सबकी तमाम लिस्ट आपके सामने ये रही। इसमें आपका पुर्तगाल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेनाडा हो गया, तुर्की हो गया और कनाडा हो गया। ये तमाम देश दोस्तों ऐसे देश हैं जो अपने देश के अंदर जितने भी अमीर व्यक्ति हैं अगर वो ये अमाउंट या इस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट उस देश की नागरिकता मिल जाती है। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस अमेरिका कनाडा से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और अमेरिका ही इस समय कनाडा, मैक्सिको, चीन, इंडिया को जी हाँ टक्कर देने में लगा हुआ है टैरिफ के माध्यम से। सो गाइस जानकार ये बताते हैं या फिर दोस्तों जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें टैरिफ के बारे में तो टैरिफ के चलते अमेरिका में 10 से लेकर के 20% तक जो वहाँ का फ्यूल है, जी हाँ जो ईंधन है, जी हाँ वो महंगा हो सकता है। वहीं कारों के जितने भी कल पुर्जे होते हैं, जो भी कारें दोस्तों अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर होती है, उन सभी कल पुर्जों का जो अमेरिका इंपोर्ट करता है वो करता है मैक्सिको और कनाडा से। सोचिए अगर यहाँ पर टैरिफ इन्होंने खेला तो इन तमाम वस्तुओं के ऊपर भी टैरिफ का असर दिखाई देगा। आगे से रेट बढ़ा हुआ मिलेगा अमेरिका को, तुम भी खुश, तुम्हारी जनता को बजाएगा बर्डन महंगाई का। ठीक है, उनको क्या दिक्कत है, उनको बस MRP में अपना एक नंबर हाई करके लिखना है। ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखना है। ठीक है, आपके टैरिफ के हिसाब से MRP तो सेट करना, कंप्यूटर में प्रिंट आउट निकाल के स्टिकर चिपकाना बड़ा इजी काम है। तो कहने का दोस्तों कह सकते हैं कि फिलहाल ट्रंप अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो अलग बात है कि आखिरकार ये अपने एग्रेशन मोड को अब अचानक से कम करते हैं तो कहीं ना कहीं अब इनकी छवि पर बट्टा लग सकता है। जी हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये अपने इस आंदोलन को इतनी आसानी से जी हाँ फिलहाल कम नहीं करने देंगे। फिलहाल कुछ समय तक पूरे वैश्विक स्तर पर तपिश बनी रहेगी। अचानक से रिसेशन जैसी न्यूज़ अब हाइक पकड़ेगी, महंगाई वाली न्यूज़ दोस्तों अमेरिका के अंदर हाइक पकड़ेगी। वहाँ की जब जनता सड़कों पर आ जाएगी ट्रंप के अगेंस्ट, शायद तब इनकी आंखें खुलेंगी। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। प्रधानमंत्री बनते ही कॉर्नी ने ट्रंप को खूब खरी खोटी सुनाई और आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इनके इस स्टेटमेंट को या न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप इनकी पूरी स्टेटमेंट को पक्का सुनिएगा। सो गाइस अर्थशास्त्री से राजनेता बने कॉर्नी के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। जी हाँ, कनाडा की अर्थव्यवस्था और कूटनीति की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है और अमेरिका के टैरिफ वॉर में फंसे कनाडा को बाहर निकालने का समाधान भी इनको ढूंढना होगा, वो भी बहुत ही जल्द, टिट फॉर टैट बन करके या फिर कोई और रणनीति के द्वारा। और साथ ही साथ भारत के साथ दोस्तों जो रिश्ते काफ़ी खटास भरे हैं, उन रिश्तों में कैसे नरमाहट लाई जाए, इसके भी उपाय इनको करने होंगे। जानकारों का ये मानना है कि मार्क कॉर्नी एक
मंझे हुए राजनेता भले ही ना हो, जी हाँ, ये हम सब जानते हैं, राजनीति में इनको कोई प्योर एक्सपीरियंस अभी खास नहीं है, लेकिन एक अनुभवी अर्थशास्त्री ये पक्का है और उन्हें ये पता है कि अमेरिका की सत्ता पर दूसरी बार काबिज डोनाल्ड ट्रंप से कैसे निपटना है। आते ही इन्होंने ताबड़तोड़, जी हाँ, चौके छक्के मारे अपने शब्दों के माध्यम से और सब के सब बॉल, जी हाँ, गई बाउंड्री पार डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के आंदोलन को धराशायी करते हुए। सो गाइस, कनाडा की कुर्सी पर बैठते ही उन्हें सबसे पहला हमला दोस्तों इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर ही तो किया था, क्योंकि कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने और ट्रूडो को इसका गवर्नर कहने वाले ट्रंप के बयान पर, जी हाँ, मार्क ने ट्रंप को साफ साफ संदेश दिया है कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी लंबे समय से कनाडा को अपने देश का, जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की फिराक पर हैं। सर, अमेरिका के साथ में टैरिफ वॉर पर उन्होंने ये कहा कि जब तक अमेरिका हमें सम्मान नहीं देंगे तब तक हम उन पर जवाबी टैरिफ जारी रखेंगे, जी हाँ, और कनाडा के जवाबी उपाय तब तक लागू रहेंगे जब तक अमेरिका, जी हाँ, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार पर अपनी विश्वसनीयता प्रतिबद्धता नहीं दिखाता है। ठीक है, आप 1 कदम बढ़ाओ हम 2 कदम बढ़ाएंगे, आप 2 कदम बढ़ाओ हम 4 कदम बढ़ाएंगे। सो गाइस, इनका ये दोस्तों इन्होंने ये जो दाव पेच चला है, आते ही इन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक मारा है कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने, जी हाँ, वैश्विक रूप से वैश्विक स्तर पर इनकी छवि और अधिक बढ़ चुकी है, जो इनकी रेस्पेक्ट है आम जनता के मन में, जी हाँ, क्योंकि वो इनको चुन के लेके आए हैं, उसके बाद इनकी रेस्पेक्ट और अधिक हो चुकी है। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर भारी टैरिफ लागू करने के फैसले के बाद व्यापारिक तनाव और बढ़ चुका है। जी हाँ, इसके जवाब में कनाडा के यहाँ पर जो ओंटारियो प्रांत है, जी हाँ, कनाडा के ओंटारियो प्रांत में अमेरिका को निर्यात की जाने वाली बिजली पर, जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करता है कनाडा, उस पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। खेलो टैरिफ। एक टैरिफ स्टार्टिंग में ट्रंप ने लगाया, अब एक नया टैरिफ 25% का इलेक्ट्रिसिटी पर लगा दिया कनाडा ने। सोचिए, दरअसल दोस्तों ओंटारियो से न्यूयॉर्क, मिनीसोटा और मिशिगन में, जी हाँ, 1.5 मिलियन अमेरिकी उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई की जाती है कनाडा के द्वारा। अब होगा चिराग तले अंधेरा, जी हाँ, अब बुझेगा यहाँ पर बत्ती गुल, मीटर चालू। सगत ओंटारियो के प्रीमियम डग फॉर ने स्पष्ट रूप से शब्दों में ये कहा है कि जी हाँ, यदि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया तो वो अमेरिका को बिजली की आपूर्ति ही स्टॉप कर देंगे। जी आप, बिना बिजली के ये देश दोस्तों सोचिए कितनी अर्थव्यवस्था इनकी कितनी धराशायी हो जाएगी। अब कल्पना करके देखिएगा कि अगर कनाडा की तरफ से बिजली 100% काट दी जाए 1 महीने तक के लिए, सोचिए वहाँ का काम धंधा व्यापार सब ठप हो जाएगा। बिना बिजली का कुछ संभव आज के टाइम पे है नहीं। ठीक है, थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो बस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अब वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करिए। आप मुझे कमेंट करने के वास्तविक रूप से मार्क कॉर्नी ने ये जो एक्शन लिया है ट्रंप के अगेंस्ट, क्या ये बिल्कुल सही है? और दूसरा दोस्तों सवाल, जी हाँ, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका राइट आंसर आप मुझे भेजोगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कि क्या वास्तविक रूप से हम तमाम यूरोपीय संघ के तमाम 28 देशों को मिलकर के और एशिया के तमाम जितने भी संगठन हैं उन सबको मिलकर के क्या डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट ही कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? सो मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।